हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं महेश कुमार बर्णवाल के चैप्टर नंबर 2 पर। और महेश कुमार बर्णवाल की जो सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई थी, यह उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मेरे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर को देखने के लिए प्लीज़ एक बार बेल आइकन प्रेस कर दें। पॉलिटिकल लेक्चर, साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, उत्तराखंड सीरीज के सभी कोर्सेज मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं। ये सभी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम पृथ्वी की गति की और चैप्टर नंबर 2 पर कि पृथ्वी की गतियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, जिनमें एक होती है घूर्णन गति जबकि दूसरी होती है परिक्रमण गति। तो हम बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर एक लट्टू की भांति घूमती रहती है और यही गति पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। यानी कि जब पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती रहती है, लट्टू की भांति घूमती रहती है। इसी कारण इसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इस कारण दिन रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति कहते हैं। एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस किसे बोलते हैं? तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के दो उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच जो अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं, यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि की होती है। यानी कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर जब पृथ्वी रोटेट करती है तो वह 24 घंटे में करती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट में। तो उस स्थान पर जब 2 बार पृथ्वी वहां से गुजरने के बाद एक स्थान से 2 बार गुजरने के बीच की जो समय अवधि है उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर दिवस कि सौर दिवस क्या है। तो सौर दिवस जब सूर्य की गति, सूर्य को गतिहीन मानकर, यानी सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, जब सौर दिवस ज्ञात होता है। यह अवधि भी 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है। और जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह 365 दिन वह 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और इसी गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहती है। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में कि आखिरकार किस प्रकार का यह कार्य करती है। इस पर हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पर हम बात कर रहे थे, एक बार हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जी, तो हम बात करते हैं उपसौर व अपसौर के बारे में कि आखिरकार उपसौर क्या घटना होती है और अपसौर क्या घटना होती है, इसके बारे में। तो उपसौर अपसौर आप सभी को पता होगा। उपसौर जो है होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अत्यधिक पास होती है। जब सूर्य के पृथ्वी सबसे अधिक पास होती है, उस घटना को उपसौर कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उस घटना को अपसौर कहा जाता है। तो उपसौर हमेशा 3 जनवरी को होता है, जबकि अपसौर हमेशा 4 जुलाई को होता है। अब हम बात करते हैं दिन रात का बड़ा छोटा होने की घटना पर कि आखिरकार दिन रात का बड़ा छोटा होने की घटना किस प्रकार कार्य करती है। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तो दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में सदा दिन होते और बड़े होते, जबकि रातें छोटी रहती, जबकि दूसरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विश्ववर्तीय भागों को छोड़कर विश्व के सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधियों में या लंबाइयों में एक अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि हमेशा बराबर होती है, क्योंकि इसे प्रकाश वर्ष हमेशा 2 भागों में बढ़ जाता है। अतः विषुवत रेखा का 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि पर उत्तरी गोलार्ध का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्रकाश प्राप्त करता है। यानी 21 मार्च और से लेकर 23 सितंबर तक, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है।
जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि भी बढ़ती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन 6 महीने की अवधि के होते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य का प्रकाश यानी 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय का प्राप्त होता है। 12 घंटे या उससे अधिक समय का प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि बढ़ती है और दक्षिणी ध्रुव पर के कारण यहाँ 6 महीने के दिन होते हैं। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने दिन, 6 महीने रातें रहती हैं। अब हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरना वह सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। अतः पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से इसे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की है स्ट्रक्चर कार्य करती है। तो पहले मैं आपको बात करता हूँ 21 जून के बारे में कि 21 जून को क्या लोकेशन होती है। तो आप सभी को पता होगा कि 21 जून यानी कि भारत कर्क रेखा पर है, भारत कर्क रेखा पर है। और इसके बाद हम सभी कंडीशनों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके डिटेल के बारे में किस प्रकार की कंडीशन होती है। तो 21 जून को जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, वह कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। इसलिए भारत कर्क रेखा के सामने होने के कारण, इसलिए भारत कर्क रेखा के सामने होने के कारण वहाँ गर्मी होती है। और जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उस समय दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जबकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। यानी जो देश मकर रेखा पर है, जो देश मकर रेखा पर है वहाँ सूर्य लंबवत नहीं चमकता, वहाँ सूर्य लंबवत नहीं चमकता, जिस कारण वहाँ सूर्य लेट से पहुंचता है। और जब वहाँ सूर्य लेट से पहुंचेगा तो एक छोटी सी बात होगी कि वहाँ सर्दियाँ होंगी, और जब वहाँ सर्दियाँ होंगी तो दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होगी। इसके बाद हम 21 जून के बाद हम कंडीशन लेके चलते हैं 3 महीने बाद की, कि जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। जब हम देखते हैं सितंबर माह में, तो सितंबर माह में जो सूर्य होता है वह भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है, वह भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है, यानी विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। तो हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर जो कंडीशन बनती है वहाँ दिन रात की अवधि हमेशा बराबर होती है, वहाँ दिन रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा 6 माह के लिए दिन होगा, दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह के लिए दिन होगा, जबकि उत्तरी ध्रुव पर 6 माह के लिए रात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर में आप सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर में सूर्य होता है वह मकर रेखा के लंबवत चमकता है, वह मकर रेखा के लंबवत चमकता है। तो इस कंडीशन में भारत पीछे की ओर स्थित होता है। और जब भारत पीछे की ओर यानी भारत का वह हिस्सा जो कर्क रेखा पर है, भारत कर्क रेखा पर है, तो वह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और सामने के देश, जो देश मकर रेखा पर है, वह सूर्य के सामने मौजूद होते हैं। तो उन पर दिन की अवधि अधिक होती है और सूर्य वहाँ गर्मी पैदा करता है। तो आपने देखा होगा जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं, उन देशों में उस समय गर्मी होगी, गर्मी होने के साथ साथ दिन बड़े होंगे, वह रातें छोटी होंगी। जबकि सेम उल्टा उत्तरी गोलार्ध में यानी जो इंडिया है, इंडिया में इस समय 22 दिसंबर में क्या होगा, 22 दिसंबर को इंडिया में सर्दियां होंगी और सर्दियां होने के साथ साथ दिन छोटा होगा। और जब दिन छोटा होगा तो रातें लंबी होगी। जून के बाद दिसंबर के बाद हम बात करते हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च पर सेम कंडीशन वही बन के आती है कि सूर्य अब दोबारा फिर विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। और जब वह विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है तो हमने फिर बात की थी कि विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। और इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव पर 6 माह दिन रहता है, उत्तरी ध्रुव पर 6 माह दिन रहता है और दक्षिण ध्रुव पर 6 माह रातें रहती है। तो इस प्रकार हमने मौसम दिन रात की बड़े छोटे होने की स्थिति पर डिटेल से पढ़ा। अब यही बात मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 21 जून की स्थिति जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 21 जून की वह स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, आप सभी को पता होगा, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। यानी 21 मार्च के बाद 21 जून के बीच जो स्थिति होती है उस समय दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु होती है। और 21 जून से 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है
और परिणाम स्वरूप उत्तरी ध्रुव में गर्मियां कम होने लगती हैं। अब हम बात करते हैं 22 दिसंबर की। तो अभी मैंने बताया था कि 22 दिसंबर के समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी स्थिति को शीत अनयन कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है और इस समय दिन की अवधि लंबी होती है और रातें छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिण गोलार्ध में जो सूर्य की प्रक्रिया होती है वह 23 सितंबर तक प्रारंभ हो जाती है। यह 23 सितंबर से के बाद प्रारंभ हो जाती है और 22 दिसंबर तक यहाँ सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अपनी रोशनी पहुंचाता है और जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के समय गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सर्दी होती है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद किस प्रकार की घटना होती है। तो अगली हम कंडीशन पढ़ते हैं हम 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। तो अभी मैंने बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति वह स्थिति होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः दिन रात की अवधि बराबर होती है और इस समय दिन रात की अवधि बराबर होने के साथ साथ मौसम भी सामान्य रहता है और ऋतुएं भी समान बनी रहती है। ना इस समय ना सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वार भाटों के बारे में कि ज्वार भाटे क्या होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है और जो पृथ्वी है उसका चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर के जल का ऊपर उठना और सागर के जल का नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटे की ऊंचाई भिन्न हो सकती है। यह कोई स्थान जो सागर में जल की गहराई और सागरीय तट की रेखा वह सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित है। यानी कि जो ज्वार भाटों की जो ऊंचाई है वह डिपेंड करती है सागर की जल की गहराई पर, सागरीय तट की रेखा पर और सागर के खुले होने या बंद होने की पर आधारित होती है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है तथापि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना होता है। यानी कि भले ही सूर्य बड़ा हो परंतु जो आकर्षण शक्ति है वह चंद्रमा की दुगनी होती है। इसी कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। इस कारण यह है कि सूर्य चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर है। अब हम बात करते हैं कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, यहाँ आपको कंडीशन याद रखनी है, जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस समय दीर्घ ज्वार आते हैं, यानी बड़े ज्वार आते हैं। इसी स्थिति को सिजिगी कहलाती है और ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। इसके विपरीत जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हैं, तो उस समय लघु ज्वार आते हैं। तो उस समय आपको देखने को मिलेंगे लघु ज्वार की जो घटना होगी वह उस समय लघु ज्वार आएंगे। सूर्य का आकर्षण बल एक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य, अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं, क्योंकि सूर्य और ये बीच में पृथ्वी आप मान सकते हैं, तो इन दोनों पर अपनी अपनी विपरीत दिशाओं में आकर्षण लगाया जाएगा। यानी एक साइड सूर्य आकर्षण बल लगा रहा है, दूसरी ओर पृथ्वी पर चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है। तो सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है और इस समय निम्न ज्वारों का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति हमेशा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के सप्तमी व अष्टमी को देखी जाती है। लघु ज्वार होते हैं वह सामान्य ज्वार से 20% नीचे और दीर्घ ज्वार जो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचे होते हैं। तो आपने यह कंडीशन देखी कि किस प्रकार आपका समकोण की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सूर्य, यहाँ जो समकोण की स्थिति आप सभी को दिखाई दे रही है कि ये तीनों समकोण की स्थिति में है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक समकोण की स्थिति बना रहे हैं, इसलिए यहाँ लघु ज्वार आपको दिखाई दे रहे होंगे। जबकि ऊपरले डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है
कि यहाँ हमको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ दीर्घ ज्वार की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख निम्न प्रकार पर पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्र विमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल की शक्ति का होना है। यानी पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्रा विमुख, जहाँ चंद्र का मुख नहीं है के भाग कारण भी वहां ज्वार आता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल की शक्ति का होना है। अगर हम बात करें कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति किस कारण होती है, तो उपरोक्त बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर, यानी उपरोक्त बलों के यानी गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि ज्वार भाटे किस कारण आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के कारण। तो उपरोक्त बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है कि 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। इसका कारण हम मान सकते हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना इसका कारण माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर कि इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ हम बात करते हैं कि आखिरकार सबसे अधिक जो ज्वार भाटे हैं वह सबसे अधिक ज्वार भाटे किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि कनाडा के न्यू वेनसिप या कनाडा में स्थित एक फंडी की खाड़ी है। तो कनाडा में फंडी की खाड़ी है, यहाँ विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई के ज्वार भाटे आते हैं। यहाँ विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार भाटे आते हैं। जबकि भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे ओखा गुजरात के तट पर आते हैं। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटे आते हैं। एक दिन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल के द्वारा और 2 बार उत्तरी सागर के द्वारा ज्वार भाटे आते हैं। नदियों के बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने के लिए ज्वार सहायक है। यानी नदियों को बड़े जलयान चलाने के लिए वह नौ संचालन जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए ज्वार भाटे सहायक होते हैं। थेम्स व यूंगली नदी, थेम्स जो लंदन में है और हुगली नदियों में प्रवेश करने वाले ज्वार धाराओं के कारण ही लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण बंदरगाह बन पाए हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भाटा के साथ बहकर समुद्र तक चले आते हैं तथा इस प्रकार डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। जल विद्युत उत्पादन हेतु ज्वारीय ऊर्जा प्रयोग किया जाता है और फ्रांस जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र विकसित किए गए हैं। भारत में खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी के विकास की अच्छी संभावना यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब ज्वारीय भाटा से उत्पत्ति के लिए कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, लाप्लास का गतिक नियम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में और साथ साथ हमने बात की थी आज ज्वार भाटों के बारे में। एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि जल्द ही मेरे द्वारा लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी और लाइव क्लास के साथ साथ हम सभी एक साथ जुड़े रहेंगे। और जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हैं प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा कोर्स है वह आपको कंप्लीट कराया जाएगा मेरे द्वारा। लगातार वीडियो होगी, हर बुक को कंप्लीट करने का मेरा उद्देश्य है, जो बिल्कुल मुफ्त होगा, जिसकी कोई फीस नहीं होगी। चलो फिर हम क्लास स्टार्ट बंद करते हैं थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं मेरा पढ़ने का जो छोटा सा बुकों का सिलेक्शन है। मैं कुछ कम ही बुकें पढ़ता हूँ। इसी तरीके से आप कुछ सिर्फ सॉलिड मटेरियल के साथ पढ़ें, कम बुकों के साथ पढ़ें, ज़्यादा बकवास बुकें ना पढ़ें। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि कम से कम आपके पास मटेरियल होना चाहिए, कम से कम बुकें होनी चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।